नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम दिल से में। मैं हूं सुषमा। अब तक के हमारे कार्यक्रम के सफ़र में हमने आपको देश और प्रदेश की जानी मानी हस्तियों से आपको रूबरू कराया, जिनका योगदान रहा है शासन, प्रशासन और समाज के जन कल्याणकारी कार्यों में। इसी कड़ी में आज हम आपको ऐसे युवा मेडिकल ऑफिसर से मिलवाएंगे जिन्होंने कोरोना वॉरियर के रूप में अपनी नई पहचान बनाई है, अपनी कर्तव्यनिष्ठा और जुझारूपन से। तो आज हम आपको मिलवाएंगे बैतूल जिले में पदस्थ डॉक्टर रजनीश शर्मा से, जिन्होंने अस्पताल की 9 से 5 सेवाओं के अलावा अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है कोरोना पीड़ितों को स्वस्थ करने में। नमस्कार रजनीश जी, आपका हमारे कार्यक्रम दिल से में बहुत बहुत स्वागत। तो सर, मैं आपसे कोरोना के बारे में तो बहुत सी बातें करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। बैतूल जिले में 10 वर्षों से पदस्थ हूँ मेडिकल ऑफिसर के रूप में, और मेरे परिवार में मेरी पत्नी जो कि महिला बाल विकास विभाग में ईसीसी कोऑर्डिनेटर के पद पर शहरी क्षेत्र में पदस्थ हैं। 2 बच्चियां हैं मेरी, एक 9 साल की है और एक 5 साल की है। मेरे फादर रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी सर्विसेज हैं। तो आपने शायद उन्हीं से इंस्पिरेशन ली, इसलिए आपने एमबीबीएस किया और उसके बाद ऑर्थोपेडिक में पीजी करने के बाद आज आप मेडिकल ऑफिसर हैं। जी, मेरे फादर की एक चाहत थी, ख्वाहिश थी, तो उन्हें ऐसा लगता था कि वो एक पशु चिकित्सक हैं और उनका लड़का इंसानों का डॉक्टर बने, क्योंकि हर माँ बाप की ख्वाहिश रहती है कि उनकी औलाद उनसे आगे निकले। तो इसके चलते मैंने मेडिकल प्रोफेशन चूज़ किया और मैं भी चाहता था कि कुछ अच्छा करूं जीवन में, तो मानव सेवा तो सर्वश्रेष्ठ है। जैसे आपने एमबीबीएस किया और उसके बाद फिर आपने ऑर्थोपेडिक में पीजी किया, उसके बाद आप आज अगर देखा जाए तो कोविड-19 का जो इलाज है आप कर रहे हैं, तो कैसे आपका इस तरफ रुझान बढ़ा कि आप ऑर्थोपेडिक का अपने प्रैक्टिस छोड़कर आप इसको कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि एक डॉक्टर को प्रशासनिक गलियारे में एक अच्छा प्रशासक और एक अच्छा मैनेजर के रूप में नहीं देखा जाता। डॉक्टर के लिए माना जाता है कि ये क्लिनिकल हैं, ये सिर्फ यही काम करेंगे, जबकि मेरा ऐसा सोचना है कि हमें अपनी क्वालिटी या जो हमारे अंदर जो भी गुण हैं उसे पहचानना चाहिए और एक ही काम नहीं करना चाहिए, वर्सेटाइल रहना चाहिए। मेरी इमेज भी कुछ इस टाइप की बनी हुई है कि शायद जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई, मैंने हमेशा ईमानदारी से उसका निर्वहन किया। इसके चलते मुझे शहरी क्षेत्र का इंचार्ज बनाया गया। आप बैतूल जिले में पिछले 10 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज आप कोविड-19 का इलाज बखूबी वहाँ पे कर रहे हैं। तो वहाँ का एक हमलापुर जो सेंटर है, कोविड सेंटर, वहाँ अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि वहाँ कोविड के पेशेंट्स का इलाज हो रहा है। मतलब बड़ा ही सहज और सरल लगता है कि नहीं, यहाँ कोई ऐसी हौच पौच नहीं है। तो कैसे, क्या है, क्या कोई मैनेजमेंट बहुत अच्छा है या किस तरीके से वहाँ काम चल रहा है? कोविड जो बीमारी है वो पैंडेमिक है, यानी विश्वव्यापी है। ये 100 साल के बाद में ऐसा दौर आया है। इससे पहले 1920 में ऐसा हुआ था कि पैंडेमिक यानी जो विश्व स्तर पर जो कोई संक्रामक बीमारी फैले, तो इसके नाम से ही लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस, बहुत एक नकारात्मकता आ जाती है। अब जो व्यक्ति पॉजिटिव है उसका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से ही लूज है। ऐसा कोई मरीज जब आपके पास आया है और आप उसके लिए और नकारात्मक उस अपने यहाँ का माहौल क्रिएट करें कि तुम मरीज हो और तुम यहाँ वार्ड में आराम करो और तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना है, इस तरह से यदि हम उसको बंधन से और बांध दें तो उसके अंदर निगेटिविटी और बढ़ जाती है। तो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके अंदर की जो सोच है वो सकारात्मक बने। मेरा यही प्रयास रहा है पहले दिन से आज दिनांक तक कि मैं उसे मोटिवेट करूं, और यदि कोई समस्या है तो उसे उसका हमें सामना करना है, उससे घबराना नहीं है। तो इस सोच के चलते मैंने ये देखा है कि आधा से ज़्यादा पेशेंट तो इसी चीज़ में ठीक हो जाता है। जैसे आपने बताया कि ट्रीटमेंट के दौरान आप मरीज़ को समझाते हैं कि आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिविटी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। तो इस तरीके से ये जो थेरेपी आप यूज़ करते हैं कितनी कारगर सिद्ध हो रही? मेरा ये कहना है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं कि जिनके अंदर किसी कारण से, मान लीजिए कोई डिसेबल्ड पर्सन है, आपके भोपाल के एक एग्जांपल है जो 75% डिसेबल्ड होने के बाद में भी जिसने इंग्लिश चैनल पार किया। ऐसे भी एग्जांपल है जिनके किसी कारण से पैर नहीं रहे, लेकिन प्रोस्थेटिक लेग का यानी नकली पैर लगाने के बाद में जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई उन्होंने पूरी की, जिसकी 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है। तो इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा रोल होता है जीवन में। तो और मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी पेशेंट जो आए हैं उनकी इच्छा शक्ति बने रहे। यदि वो हराश निराश हो जाएगा तो
निश्चित तौर पर बीमारी और ज़्यादा अपने घेरे में लेगी। 2 मरीज हैं उदाहरण के तौर पर, दोनों की समान उम्र है, दोनों को समान लक्षण है, समान हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक को रिकवरी जल्दी हो जाती है जबकि दूसरे को काफ़ी टाइम लगता है। जैसे आप कोविड पेशेंट को कहते हैं कि आप मास्क लगाओ, आप 2 गज की दूरी रखो, और एक जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको भी आप ये एहतियात बरतने के लिए कहते हैं, तो कितनी सार्थक है ये चीज़ कि आप मास्क लगाओ और 2 गज की दूरी मेंटेन करें? देखिए, ये एक संक्रामक बीमारी है, इन्फेक्शियस डिसीज है, और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी इतने छोटे पार्टिकल्स जो छींकने या खांसने से निकल रहे हैं और जो दिखाई भी नहीं दे रहे, यानी कुछ माइक्रोन या नैनोमीटर उनका साइज है। तो ऐसी स्थिति में जब हम बात भी कर रहे हैं तो हमारे मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं दिखाई नहीं दे रहे, तो हमारे पास में सराउंडिंग में जो भी कोई पर्सन है वो निश्चित तौर पे इन्फेक्ट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि कम से कम 6 फीट की दूरी रखें, और मास्क वगैरह के उपयोग से यह है कि सारे ड्रॉपलेट्स उस व्यक्ति तक ही सीमित रह जाएंगे। निश्चित तौर पर यह बहुत कारगर है। और वहीं हम देखते हैं कि जैसे कहते हैं कि सर्दी, खांसी और ज़ुकाम और बुखार, ये अगर किसी व्यक्ति को है तो उसमें ज़रूर कोविड-19 के लक्षण हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट को केवल बुखार है और फिर भी वो कोविड पॉजिटिव होता है। देखिए, कोविड का जितना ज़्यादा लोगों में अंदर कोविड के कारण दहशत है, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, आंकड़े उठा करके देखिए, 80% से ज़्यादा लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक हैं। यानी आप ये भी पाएंगे कि उनके अंदर कोई भी लक्षण नहीं है, किसी भी तरह की कोई सर्दी खांसी भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए और इस कारण वायरस उनके शरीर में मौजूद है। जब हम जैसे अभी काफ़ी ये चला कि यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसकी 2 तरह की लिस्ट बनती थी। एक प्राइमरी कॉन्टेक्ट, उसके कौन से थे प्राइमरी कॉन्टेक्ट, यानी जो जैसे फैमिली मेंबर हो गए जो प्रत्यक्ष रूप से उसके संपर्क में आए, ज्यादा लंबे समय तक संपर्क में रहे। और सेकेंडरी कॉन्टेक्ट, यानी यदि कोई पॉजिटिव निकला है व्यक्ति और वो किसी शॉप पे गया कोई सामान लेने के लिए, तो वह एक सेकेंडरी कॉन्टेक्ट बन जाएगा। चूंकि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में वो लोग किसी ना किसी रूप में आए, इसलिए जब हम उनका टेस्ट करवाते हैं तो जब कोई लक्षण उनके अंदर मौजूद ना होने के बावजूद वो लोग पॉजिटिव निकल जाते हैं। जैसे आपने बताया कि एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक मरीज होते हैं, कि जिसमें अगर कई एसिम्प्टोमेटिक होते हैं कि पता भी नहीं चलता है कि उन्हें लक्षण ही नहीं रहते उस चीज़ के, फिर भी वो कोविड पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसे कौन से लक्षण होने चाहिए कि मरीज़ या व्यक्ति जाए अपना टेस्ट कराने? नहीं तो अगर लक्षण ही नहीं है तो वो तो जाएगा ही नहीं, फिर कैसे पता? देखिए, लक्षण की बात करें तो सर्दी होना, सर्दी जुकाम, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, बुखार आना, स्वाद चला जाना, स्वाद ना आना, गंध नहीं आना, ये दोनों वैसे स्पेसिफिक लक्षण माने गए हैं। और इसके अलावा और भी लक्षण आए, जैसे शरीर में दाने दाने आ जाना, यानी फुंसी टाइप आ जाना, डायरिया हो जाना, वॉमिटिंग होना, ये सारे लक्षण हैं। यदि कोई भी लक्षण है तो एक बार टेस्ट जरूर कराना। यह शरीर में दर्द है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं है लेकिन और कोई पॉजिटिव पेशेंट ये बता रहा है कि इस व्यक्ति के मैं संपर्क में आया, उस हिस्ट्री के आधार पर, यानी वो प्राइमरी या सेकेंडरी कॉन्टेक्ट यदि है तो भी लक्षण ना आने के बावजूद भी उसका टेस्ट कराना उचित रहता है। मतलब हमें ही या व्यक्ति को ही ध्यान देना चाहिए कि वो अपने आसपास के लोगों को पहचान ले या जान ले कि वो कहीं यदि वो उनके नॉलेज में है कि हाँ ये पॉजिटिव निकला है मेरा फ्रेंड सर्कल में या मेरे रिलेशन में, तो उसकी खुद का एक दायित्व बनता है कि खुद आ करके अपना जांच करवाए। तो शायद इसी के लिए केंद्र सरकार ने जो आरोग्य सेतु ऐप है वो निकाला, ये कितना सार्थक है, कितना काम आ रहा है लोगों के? देखिए, ये भी डिजिटल इंडिया मूवमेंट का एक हिस्सा है और निश्चित तौर पर ये बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। मैं खुद अपील करूंगा कि इस ऐप का ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें। सर, यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम आपसे बहुत सी कोविड से जुड़ी बातें करेंगे। तो इतनी नेचुरल हरियाली के साथ है कि यहाँ आने का मन बार बार करता है। The whole ambience is good. It's a wonderful place. भोपाल के आसपास जगह इससे अच्छी कोई नहीं मिलेगी। गूगल पे सर्च करें रिजॉर्ट्स नियर भोपाल तो नंबर 1 चॉइस पे आता है महुआ हाउस ही आता है आजकल। तो दाल बाफले एंड चूरमा लड्डू, इसमें मज़ा ही अलग है। और ये इतना प्यारा समाओ तो टेस्ट ऑलरेडी दुगना हो जाता है।
इतनी अच्छी फॉरेस्ट की जगह मैंने तो नहीं देखी जिसने 65 ईयर्स ऑफ लाइफ। वंडरफुल प्लेस, एवरीथिंग वंडरफुल, नेचुरल सब कुछ है, बहुत प्यारा एनवायरनमेंट है एंड लवली सराउंडिंग्स। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम स्वर्ग में बैठे हुए। गुड फूड, गुड प्लेस एंड गुड होस्ट्स। पहली बार आए हैं बट वेरी यूनिक। पिकनिक स्पॉट तो बहुत ही सुंदर है और जिस प्रकार से उन्होंने बनाया है ऐसा लगता है यहीं आके रहो। अच्छे से इन्होंने डेकोरेशन भी किया हुआ है। बड़े दिनों बाद दाल बाटी चूरमा खाया राजस्थानी चूरमा इज स्पेशली वेरी टेस्टी। परफेक्ट प्लेस फॉर अ विंटर आफ्टरनून टू स्पेंड। खाने में मज़ा आया, खेल में मज़ा आया, पूल भी अच्छा लगा। बाकी जो ये नेचुरल इन लोगों ने डेवलप किया है ये भी काफ़ी अच्छा लगा। This place is super awesome. It's super fun. Told all my friends come visit. हमेशा आइए यहाँ पे, बहुत प्यारी रिसोर्ट है ये। जगह बहुत अच्छी है, मतलब जा जाके एक एडवेंचरस हो जाता है कि आप अंधेरे में एडवेंचर कर रहे हो। That's very good. तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। सर आपने इतने सारे कोविड पेशेंट का इलाज किया है, लगभग शायद 20,000 पेशेंट्स की आपने स्क्रीनिंग की है, तो ऐसे हालात में आपके घर पे क्या स्थिति होती होगी? अप्रैल और मई महीने में सबसे ज़्यादा हमने स्क्रीनिंग करी और चूँकि मैं स्क्रीनिंग टीम का हेड था और इस दौरान प्रवासी मजदूर काफ़ी आए। मार्च एंड से लेकर के और दीपावली तक मैं खुद अपने घर में क्वारंटाइन में रहा। डिस्पोजेबल का यूज़ किया मैंने खाने के लिए और कपड़े वगैरह सब मैं अपने हाथ से साफ़ करता था। मेरे 2 बच्चे हैं, जैसे मैंने जिक्र किया, दोनों बच्चों को दीपावली के अवसर पर मैंने उठाया। सर जैसे कोविड को कहा जाता है कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है और जिन्हें कोविड हो जाता है तो उन्हें कोई ना कोई दवा आप लोग देते ही है। उसके अलावा जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसे कोविड ना हो तो उसके लिए क्या दवाई दी जाती है? किसी भी रोग की रोकथाम के लिए जो भी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम प्रोफाइलेक्टिक डोज बोलते हैं। तो ऐसा तो दावा नहीं किया जा सकता कि इन दवाइयों के सेवन से व्यक्ति को कोविड नहीं होगा, लेकिन यदि व्यक्ति के शरीर का रेजिस्टेंस पावर अच्छी, इम्यूनिटी अच्छी है तो निश्चित तौर पर इसे रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। मेरा भी यही कहना है कि आप अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखें और नारियल पानी का सेवन करें, पनीर खाएं और मिल्क के प्रोडक्ट लें, फ्रूट्स लें। इसके अलावा यदि हम टैबलेट की बात करें तो मल्टीविटामिन टैबलेट के रूप में मल्टीविटामिन, विटामिन सी और जिंक का सेवन करें। जब से कोविड शुरू हुआ बहुत दहशत उसके बाद फैली है, तो ये ICMR ने इसमें क्या चेंजेस किए और किन दवाइयों को जारी रखा गया है? देखिए, यह एक ऐसी बीमारी है, चूँकि मैं शासकीय सेवा में हूँ, मैंने पहली बार देखा कि इतने मास लेवल पे, इतने वृहत लेवल पे फ्रीक्वेंटली नई गाइडलाइन इसके लिए जारी की गई हैं। शुरुआत में यह बताया गया था कि टैबलेट हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इसमें काफ़ी अच्छा रोल है। बाद में फिर बताया गया कि टैबलेट फेविपिराविर का भी इसमें उपयोग है, वो भी हमने एक पेशेंट में प्रेस्क्राइब किया था और एक इंजेक्शन रेमडेसिविर का भी जिक्र किया गया। लेकिन अभी 16 अक्टूबर को ICMR ने कहा था कि रेमडेसिविर का उपयोग किसी भी तरह के कोविड संक्रमण को रोकने के लिए कारगर नहीं है, इसका उपयोग ना किया जाए। लेकिन अभी भी शायद बड़े शहरों के प्राइवेट अस्पतालों में इसका उपयोग हो रहा है। आपको क्या लगता है कि अब जो वैक्सीन आ रहा है, जिनके ट्रायल्स चल रहे हैं, तो ये कब तक आ जाएगा और कितना कारगर सिद्ध होगा ये? वैसे देखा जाए तो कोई भी वैक्सीन कभी भी 100% प्रोटेक्शन कभी नहीं देता, लेकिन अभी जो वैक्सीन का जो ट्रायल चल रहा है, ऐसा पढ़ने सुनने में जो आ रहा है 80 से 90% इसकी एफिकेसी है। एफिकेसी यानी उसका प्रोटेक्शन रेट, और संभवतः 3 से 4 महीने इसमें लग जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार का भी ऐसा सोचना है कि हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाई जाए। तो उसके डोज के उत्पादन वगैरह में, क्योंकि बड़ा देश है हमारा, तो इसमें थोड़ा सा 3 से 4 महीने का समय मेरे अनुसार लग सकता है। जैसे कोविड का जो ट्रीटमेंट है, इसमें प्लाज्मा थेरेपी का बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये क्या है, किस तरीके से ये प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज़रूरी है इसके लिए? कोई भी व्यक्ति जो संक्रमित हुआ है, जिसे कोविड इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद में जब उसका संक्रमण खत्म हो जाता है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी होती हैं, एंटीबॉडी का निर्माण हो चुका होता है। तो ऐसा माना जाता है कि एंटीबॉडी बन गई, यानी अब इनके अंदर इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरा प्रोटेक्शन शरीर में आ चुका है। यदि कोई व्यक्ति जो अभी बीमार है, अभी आज मरीज के रूप में है, यदि हम उसका पहले से जिसके अंदर जो इन्फेक्ट हो चुका है और जिसके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है, उससे यदि ब्लड लेकर के उसका प्लाज्मा बीमार व्यक्ति को चढ़ाया जाए तो लॉजिकली मेरे अनुसार इसमें फ़ायदा मिलना चाहिए।
क्योंकि हम रेडीमेड उसको एंटीबॉडी दे रहे हैं। ज़्यादातर सिटी स्कैन भी कराया जाता है, तो क्या सिटी स्कैन कराना ज़रूरी होता है इस बीमारी के लिए? यदि पेशेंट एसिम्टोमेटिक है या उससे बहुत कम लक्षण है तो सीटी स्कैन की कोई अनिवार्यता नहीं है। लेकिन यदि उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम आ रहा है, 94 माना गया है, 94 से कम आता है, या उसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसे खांसी आ रही है, भले ही कम ही खांसी क्यों ना हो, साथ में उसे फीवर वगैरह आ रहा है, तो सीटी स्कैन एक बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन है इसके लिए। और सीटी स्कैन में इसमें स्कोर सिस्टम दिया गया है। स्कोर के आधार पर यह तय हो जाता है कि इस मरीज को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या क्रिटिकल। तो एक मेरे अनुसार अच्छी जांच है। सीटी स्कैन के जो स्कोर होते हैं, इसमें आपने माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के बारे में बताया, तो किस स्कोर पे आप ये जानते हैं? सीटी स्कैन की जो स्कोरिंग सिस्टम है, इसमें कुछ लोगों ने 24 या 25 का पॉइंट दिया है टोटल, और कुछ लोगों ने 40 का। यदि हम 24 या 25 की बात करें तो 1 से 8 तक की कैटेगरी को माइल्ड माना गया है, 9 से 15 तक मॉडरेट यानी मध्यम दर्जे का, 16 से 20 तक को सीवियर, और 21 से 24 या 25 तक क्रिटिकल। इसी तरह 40 सिस्टम में, 40 के स्कोर सिस्टम में 1 से 10 तक माइल्ड, 11 से 20 तक मॉडरेट, 21 से 30 तक सीवियर, और 31 से यानी 31 से 40 तक क्रिटिकल। तो जो क्रिटिकल की श्रेणी में रखे गए हैं पेशेंट, तो उनके लिए आईसीयू सपोर्ट या एक्स्ट्रा हमें अटेंशन की आवश्यकता रहती है। अच्छा, अब मान लीजिए माइल्ड पेशेंट है, ऑक्सीजन सेचुरेशन उसका 94 से कम आया है, 94 से कम आए तो ऑक्सीजन सपोर्ट बिल्कुल देना ही चाहिए। 90 से कम आए तो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है, निर्भर करता है उसकी कंडीशन क्या है, और उसे खांसी कितनी आ रही है, उसे फीवर कितना है, या उसको और कोई अन्य बीमारी साथ में तो नहीं है। क्योंकि आमतौर पर जो पल्मोनरी इन्फेक्शन है यानी लंग्स का जो इन्फेक्शन है, वो हार्ट से रिलेट कर जाता है आगे चल करके, जैसे किडनी का लिवर से, जिसे हिपेटोरिनल सिंड्रोम कहते हैं, इसी तरह इसमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। यदि पेशेंट की एज ज़्यादा है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, या उसके ओबेसिटी है, कुछ ऐसे फैक्टर रहते हैं, तो ये पेशेंट क्रिटिकल की श्रेणी में आ सकते हैं। यदि सीटी स्कैन में उसका स्कोर ज़्यादा आ रहा है तो हमें ऐसे मरीजों पे ज़्यादा ध्यान देना उचित होता है। जी। वहीं से सीटी स्कैन से ही जुड़ा मैं एक और सवाल है मेरा, कि कई लोग थोड़ा सा उनको इन्फेक्शन रहा है तो सीटी स्कैन कराने चले जाते हैं, और कोविड पेशेंट भी वहीं जा रहे हैं सीटी स्कैन कराने, और नॉर्मल जो दूसरे पेशेंट भी जा रहे हैं। तो हमने ऐसा भी सुना है कि कई पेशेंट जिनको नहीं था कोविड, लेकिन सीटी स्कैन कराने के बाद उनको कोविड हो गया, तो क्या वो मशीन ही कोविड पॉजिटिव हो गई क्या? जब हम पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, क्योंकि एक मशीन में काफ़ी सारे लोग आते हैं सीटी स्कैन करवाने, तो जब भी सीटी स्कैन की नौबत आती है तो उस मशीन का सैनिटाइज होना बहुत ज़रूरी है। यदि सैनिटाइज नहीं किया और दूसरे पेशेंट को फिर उन्होंने सीटी स्कैन कर दिया तो उसकी संभावना रहेगी। दूसरी चीज़, हर मरीज के लिए जरूरी नहीं है जो पॉजिटिव आया उसको सीटी स्कैन ही कंपलसरी है। मैं तो अपील करूंगा अपनी तरफ से कि अनावश्यक सीटी स्कैन भी ना कराएं, क्योंकि यदि प्लेन सीटी स्कैन हम थोरेक्स का यानी चेस्ट का करवाते हैं तो कम से कम 100 एक्सरे के बराबर उसमें रेडिएशन एक्सपोजर होता है, और यदि हम HRCT करवाते हैं तो उसमें कम से कम 150 एक्सरे के बराबर रेडिएशन एक्सपोजर होता है। इसलिए अनावश्यक सीटी स्कैन से भी बचना चाहिए। जहाँ आवश्यकता हो वहीं सीटी स्कैन कराना उचित होगा। जिनका इलाज कोविड सेंटर में भी हो जाता है और होम आइसोलेशन से भी वो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स भी आगे चल के देखने को मिलता है क्या? जो बड़े सेंटर से लौट करके पेशेंट आए और उनको हैवी एंटीबायोटिक जो भी दवाइयाँ जो उपयोग किया गया, पहले पास में किसी को शुगर नहीं था, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद उनका शुगर लेवल मैंने काफ़ी बढ़ा हुआ पाया। दूसरा, इसमें एक मायोकार्डाइटिस की भी संभावना रहती है, यानी हार्ट में उसका इफेक्ट आना, तो कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट मेरी नज़र में है। तीसरी चीज़, वीकनेस काफ़ी आती है इसमें, चूँकि वायरस खुद बॉडी की इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। फिर जब ट्रीटमेंट पेशेंट ले रहा है, बेड रिटर्न रहा है इतने दिनों तक, तो निश्चित तौर पर वीकनेस का पार्ट भी रहता है, जो कुछ महीने 2 महीने का समय कम से कम लेता है वीकनेस ठीक होने में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है और कई पेशेंट आपके पास, तो आपके लिए बहुत आसान होता है कि आप उन्हें रेफ़र कर दें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। हम देखते हैं कि आपका जो डेडिकेशन है उनके लिए, कि आप कुछ ना कुछ करके, चाहे जो हो, आपके हॉस्पिटल में वो ठीक हो जाए या फिर वो होम आइसोलेशन में ठीक हो जाए। मेरा कहना है कि मैंने MBBS मानव सेवा के लिए किया है, ना कि पेशेंट को रेफर करने के लिए। मैं भी एक डॉक्टर हूँ। जब मेरे पास कोई पेशेंट आया है और मैं उसे बचा सकता हूँ, उसे मैं पूरी तरह से ट्रीट कर सकता हूँ, तो मैं अनावश्यक रेफर क्यों करूँ? पहली चीज़। दूसरी चीज़,
कोई भी व्यक्ति है जो बीमार है, हर तरह से परेशान है, क्यों हेल्दी पर्सन तो आपके पास आ नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में यदि आप उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं, इसे माल प्रैक्टिसिंग कहते हैं, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो कम से कम मेरी अंतरात्मा तो इस चीज को स्वीकार नहीं करती है। ये मैंने जैसे कहा है कि ये अपने परिवार के संस्कार हैं, अपनी सोच है, तो मैं इस चीज को कभी उचित नहीं मानता। जो भी आपका मरीज है वो आपको हर कभी फ़ोन करता होगा, क्योंकि आप बड़े ही सहजता से उसका इलाज करते, तो वो आपको फ़ोन करके कई बार परेशान भी, मैं परेशान वर्ड कह रही हूँ कि बहुत बार आपको एक ही चीज़ उसे समझाना पड़ता होगा। मेरा ऐसा सोचना है कि डॉक्टर के जुबान में मिठास रहे तो 50% से ज़्यादा तो पेशेंट इसी चीज़ से ही ठीक हो जाता है। आपके ऊपर विश्वास कर रहा है इसलिए फ़ोन कर रहा है, चूंकि इस समय वो परेशानी में है, तो एक मेरी मोरल ड्यूटी बनती है कि यदि मैंने उसकी जिम्मेदारी ले रखी है तो मैं उसे पूरी तरह निभाऊं। लेकिन कोई अननोन नंबर से भी मेरे पास फोन आता है तो मैं उसे कॉल बैक जरूर करता हूं, यह मानते हुए कि शायद उसे मेरी आवश्यकता होगी। मेरा जॉब ही ऐसा है। सर, जैसे आप यहाँ बैठे हैं हमारे महुआ हाउस में, हमारे आसपास 3-4 गांव है बिल्कुल ही पास में, भगवान की कृपा से वहाँ कोई कोविड पेशेंट नहीं निकला है। क्या शहरों के लोगों की इम्यूनिटी कम है और गांव के लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा है? क्या फ़र्क आप समझते हैं? एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। 22 अप्रैल की ये घटना है। मेरे CMHO सर का मेरे पास फ़ोन आया कि यार आप चले जाइए, कुछ 10-12 लोग आए हैं। और जब मैं वहाँ गया, 10 लोग थे टोटल। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम सब 14 अप्रैल से शुरू हुए थे और उनका कहना था कि 8 दिन में हमने 600 किलोमीटर की दूरी तय की। मैंने कहा कैसे है? बोले पैदल। चूंकि लॉकडाउन था, कोई ट्रांसपोर्टेशन का किसी तरह का कोई साधन तो था नहीं। फिर मैंने अपना नंबर उन्हें दिया कि आपको कोई परेशानी रहे तो आप मुझे फ़ोन करिए। नेक्स्ट डे यानी 23 अप्रैल को मेरे पास ग्राम पंचायत से एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि सर आपने इनकी स्क्रीनिंग की थी, इनको कोई प्रॉब्लम लगी, टेम्परेचर वगैरह? मैंने कहा सब नॉर्मल था। जब लोगों के अंदर इतनी स्टेमिना है तो ये कोरोना करेगा क्या? तो ये बात सही है कि शहरी क्षेत्र के लोगों से कहीं ज़्यादा इम्यूनिटी पावर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की है। जो आप सुर्खियों में आए हैं वो कोविड के इलाज की वजह से सुर्खियों में आए, तो क्या इसके अलावा भी आपके कई और अचीवमेंट्स हैं? एक भीमपुर ब्लॉक है बैतूल जिले में, मेरी मूल पदस्थापना उसी ब्लॉक की रही और 2010 में मैं एज अ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया। उस दौरान जब मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत गरीबी है, अशिक्षा है, बहुत पिछड़ा हुआ बेल्ट है पूरा, अज्ञानता के कारण लोगों के भले खाने के लिए दाना नहीं, लेकिन 5-5, 6-6 बच्चे उनके यहाँ हो रहे थे, तो मैंने फैमिली प्लानिंग का काम वहाँ किया बखूबी। हमारा ब्लॉक पूरे नर्मदापुरम और भोपाल संभाग में फर्स्ट रैंक पर रहा। 2011 में मेरे नाम पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई थी मध्य प्रदेश शासन की तरफ से, और 4 साल तक लगातार मुझे फैमिली प्लानिंग में अवार्ड भी मिले मुझे। साथ में इस बात का उल्लेख जरूर करना चाहूँगा कि जो भी काम किया, जो भी मेरे अचीवमेंट रहे, इसमें टीम वर्क रहा। कुपोषण में भी हमने बहुत अच्छा काम किया। 2011-12 में जब ये NRC शुरू हुए थे, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, यानी पोषण पुनर्वास केंद्र कुपोषित बच्चों के लिए, उस समय भीमपुर ब्लॉक मध्य प्रदेश में फर्स्ट रैंक पर था। 130% उसकी भर्ती दर थी और क्योर रेट भी उसकी 91% थी। ये हमारे उस समय के अचीवमेंट थे। तो सर, मैं आपसे जाते जाते एक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए लेना चाहेंगे कि अगर कोई कोविड पेशेंट है तो उसे किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए, और जो कोविड पेशेंट नहीं है उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? कोविड पेशेंट हो भी या ना भी हो, मेरा ऐसा कहना है, सोचना है कि अपने अंदर की पॉजिटिविटी को कभी खत्म ना होने दें, हमेशा सकारात्मक सोचें, और खुदा न खास्ता पॉजिटिव निकल भी जाए तो उसका सामना करें। साहस एक ऐसा गुण है जो अच्छी से अच्छी बीमारियों को, जीवन में आने वाली कष्टों को दूर कर सकता है, और इंसान ईश्वर का बनाया हुआ सबसे अनुपम कृति है इस संसार में, जो अपने दिमाग से अपने से ज्यादा खूंखार जानवरों को, यानी शेर और भालू को भी नचा सकता सर्कस में, और करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर जो मंगल ग्रह दिखाई नहीं दे रहा वहां तक यान भेज सकता है। तो फिर कोरोना कौन सी बड़ी चीज है? इसलिए अपने संयम बरतें, पॉजिटिव सोचें। एक और मैसेज मैं आपसे लेना चाहूंगी कि उन लोगों के बारे में आप मैसेज दीजिए जिन्हें कोरोना अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, अब यदि विश्व स्तर से बात करें आज दिनांक तक, तो लगभग 1 साल हो चुके हैं, और लोगों को भी मालूम है कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है वो क्या है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि उसका पालन करें। 6 फीट का डिस्टेंस रखें, मास्क का उपयोग करें, डाइट अपनी अच्छी रखें, सकारात्मक सोचें, ईश्वर का नाम लें, और
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने कोरोना से बचने के जो उपाय बताए वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे और हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए बहुत काम आएंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।